वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली टोटल 6 सेक्शंस हैं, 51 से 54 और 57 एंड 58, जो कि लीगल और इलीगल वाले सिचुएशन को कवर करते हैं। और इसमें से जो 55 और 56 सेक्शन हैं उन पर हमारी सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर 7 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन। फिर कब, जब सिमिल्टेनियस प्रोमिसेस होते हैं रेसिप्रोकल, तो उसमें कब प्रोमिसर बाउंड टू परफॉर्म नहीं होता। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस किस तरीके से डिटरमिन की जाती है। अगर एक पार्टी दूसरी को परफॉर्मेंस से प्रिवेंट करती है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। अगर एक प्रॉमिस जो पहले परफॉर्म होना चाहिए उसका डिफ़ॉल्ट हो जाए तो दूसरे प्रॉमिस को क्या परफॉर्म करना होगा या नहीं करना होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो देखेंगे। फिर लीगल और इलीगल पर बात आ जाती है, तो ऐसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जिसमें कुछ लीगल काम भी करना है और कुछ इलीगल काम भी करना है, तो उसमें से किस हद तक इन्फोर्स हो सकेगा। या जहाँ पर अल्टरनेटिव प्रोमिसेस हों कि एक ब्रांच उसमें इलीगल है और एक जो है वो लॉफुल है, तो उसको किस किस हद तक इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो ये दो जो आखिरी पॉइंट हैं, ये इनका ताल्लुक तो लीगल और इलीगल वाली सिनेरियो से है। और बाकी जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। ये प्रोमिसेस भी बेसिकली रेसिप्रोकल ही हैं, जो लीगल और इलीगल से रिलेट करते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा फोकस जो है वो लॉ के मुताबिक होना या लॉ के अगेंस्ट होने वाला पॉइंट है। तो वन बाय वन इन 7 पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन जो है वो है कि प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो तकरीबन तमाम के तमाम जो प्रोमिसेस हैं वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होते। नंबर वन, लॉ में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड हैं जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, या जिसमें गिफ्ट इन्वॉल्व होता है, ये कंप्लीटेड गिफ्ट जो है। तो इस तरीके के ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं जिसमें दोनों तरफ से कंसिडरेशन नहीं आ रही होती और फिर वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होते। या कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में है कि जी एक शख्स अपनी चीज़ें किसी के घर भूल गया, या फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है तो उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जबकि दूसरी पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन प्रोबेबली उसको कोई रिसीव नहीं होगी। तो एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनमें प्रोमिसेस रेसिप्रोकल नहीं होते, वरना मोस्टली प्रोमिसेस में क्योंकि कंसिडरेशन होती है तो मोस्टली प्रोमिसेस जो हैं वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही होते हैं। तो इस पर एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो उसमें आजम ने प्रॉमिस किया कि वो फिक्स प्राइस पर बाबर को गुड्स डिलीवर करेगा। तो गुड्स देना उसका प्रॉमिस है, और उसकी कंसिडरेशन में उसको क्या प्रॉमिस मिला बाबर की तरफ से कि वो उसको पेमेंट देगा। तो ये दोनों पार्टीज, दोनों प्रोमिसेस जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो ऐसे प्रोमिसेस जो हैं वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाते हैं, और मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही होते हैं। फिर एक सिचुएशन है कि कॉन्ट्रैक्ट में कब परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं। बाज़ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जो सिमिल्टेनियसली परफॉर्म होने होते हैं, यानी जिस टाइम पर गुड्स डिलीवर होनी है उसी टाइम पर उनकी पेमेंट होनी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सेम टाइम पर परफॉर्म होने हो, दोनों पार्टीज ने सेम टाइम पर परफॉर्म करना है, तो नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस, तो एक पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अनलेस कि दूसरी पार्टी भी अपने हिस्से का काम करने को, परफॉर्म करने को रेडी हो। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शेल डिलीवर गुड्स टू बाबर टू बी पेड फॉर बाय बाबर ऑन डिलीवरी, कि जिस टाइम पे गुड्स डिलीवर होंगी उसी टाइम पर पेमेंट होगी। तो अब अगर आजम जो है दूसरा पर्सन पेमेंट करने को तैयार नहीं है तो उसको डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह बाबर को पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आजम जो है वो डिलीवर करने को रेडी नहीं। तो जो प्रोमिस सिमल्टेनियसली परफॉर्म होने हैं उसमें दूसरी पार्टी तैयार होगी तो पहली पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो भी परफॉर्म करे। अगर दूसरी पार्टी रेडी नहीं है तो पहली पार्टी भी परफॉर्मेंस से इनकार कर सकती है। बिल्कुल सिमिलर सा एक और सिनेरियो भी ले लेते हैं। Azam and Babar contract that Azam shall deliver goods to Babar at a price to be paid in installments. The first installment to be paid on delivery, यानी डिलीवरी होगी, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी, फिर बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी। तो अब पूरे पैसे तो नहीं मांग सकता एक पार्टी, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो जरूर मांग सकता है। तो आजम नीड नॉट डिलीवर अनलेस बाबर इज रेडी एंड विलिंग टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
तो अगर दूसरी पार्टी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से इनकार कर देती है तो वो गुड्स डिलीवर करने से भी इनकार कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से भी इनकार कर सकते हैं। तो जब सिमिल्टेनियसली प्रोमिस परफॉर्म होने हों, तो जब एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने की, जब दूसरी पार्टी भी रेडी एंड विलिंग हो। अगर दूसरी पार्टी रेडी एंड विलिंग नहीं है अपने हिस्से का प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, तो फिर आपकी भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप परफॉर्म करें। फिर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जहां पर हम कहते हैं कि सिमिल्टेनियस परफॉर्म नहीं होना लेकिन डिफरेंट वे में परफॉर्म होना, तो उसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। तो इस पे भी बड़ा लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल है कि वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वह पार्टीज ने फिक्स कर लिया तो फिर उसी ऑर्डर में परफॉर्म होने चाहिए। और जहां पर पार्टीज ने फिक्स नहीं किया, नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड है, तो फिर वो उस ऑर्डर में परफॉर्म होने चाहिए जिसमें नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। अब दोनों की एग्जांपल ले लेते हैं। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बाबर एट अ फिक्स प्राइस टू बी पेड लेटर। अब ये बड़ा क्लियर है कि प्राइस बाद में पे होगी, लेटर होगी। तो हाउस जो है वो पहले बिल्ड होना चाहिए और फिर पेमेंट होनी चाहिए। पहले कंस्ट्रक्शन होगी और बाद में पेमेंट होगी। तो यहां पर पार्टीज ने पहले ऑर्डर फिक्स किया हुआ था तो उसी ऑर्डर को फॉलो किया गया। अब सिनेरियो देखते हैं। Azam and Babar contract that Azam shall make delivery of his stock in trade to Babar at a fixed price and Babar promises to give security for the payment of the money। तो एक पार्टी ने डिलीवरी करनी है, दूसरी ने उसकी सिक्योरिटी देनी है। अब यहां पर कोई ऑर्डर एक्सप्रेसली फिक्स्ड नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कहती है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये कहती है कि किसी को क्रेडिट पर, उधार पर सामान तब दिया जाता है जब वो पहले सिक्योरिटी देता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये है कि पहले सिक्योरिटी आनी चाहिए और फिर गुड्स की डिलीवरी होगी। तो जहां पे पार्टीज ने फिक्स ना किया हुआ हो तो वहां पर हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखते हैं और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो है ऑर्डर ऑफ प्रोमिसेस को लिस्ट कर लेते हैं और उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस होनी होती है। फिर है लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other, कि उसने दूसरे को मना कर दिया प्रॉमिस परफॉर्म करने से, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented। और वो जो पार्टी जिसको आपने मना कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, वो एक तो ये कि वाइडेबल हो गया, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो वो अभी भी परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। और वो इंटाइटल्ड होंगे कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस जो उन्हें इस वजह से कॉज हुआ कि नॉन परफॉर्मेंस हो गई। अब इसमें हम एक सिनेरियो देख लेते हैं कि आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट बाबर शैल एग्जीक्यूट सर्टन वर्क फॉर आजम फॉर ₹1000। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन करनी थी या कोई पेंटिंग करनी थी। बाबर इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, बट आजम प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। वो उसे कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना वो जगह ही नहीं दिखाता, उसको वो जो मटेरियल प्रोवाइड करना है वो मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं करता, प्रिवेंट कर दिया। तो अब यहां पर देखें बाबर का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर किसका है? आजम का। बाबर तो इस सिचुएशन में राइटफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसको नुकसान हुआ है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी मैं उस दिन कंस्ट्रक्शन के लिए आया था और इन्होंने मुझे मटेरियल नहीं दिया तो मेरे 1 दिन 2 दिन ज़ाया हुए और उस दौरान मैं फर्दर किसी और जगह काम कर सकता था, वो नहीं कर सका। तो ये जो उसकी जो रूटीन सर्विस चार्जेस हैं वो उतने पैसे उनसे रिकवर कर सकता है, तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल भी हो जाएगा और वो कंपनसेशन भी क्लेम की जा सकती है। फिर इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म। अब एक हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक प्रॉमिस पहले परफॉर्म होना चाहिए फिर दूसरा होना चाहिए, और हम कहते हैं कि जी पहला प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं हुआ तो दूसरे प्रॉमिस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो सिचुएशन पहले क्लियर करते हैं। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed, कि एक प्रॉमिस उसमें से ऐसा जो परफॉर्म हो ही नहीं सकता जब तक कि दूसरा परफॉर्म ना हो जाए, till the other has been performed, and the promiser of the promise लास्ट मेंशन फेल्स टू परफॉर्म, पहले वाले ने परफॉर्म ही नहीं किया और दूसरे वाला जो है वो उसकी बेस पर उसके बगैर परफॉर्म नहीं हो सकता। तो कंसिक्वेंसेस क्या हैं? कंसिक्वेंसेस ये हैं कि सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेगा दूसरा तो वाला तो प्रॉमिस हो ही नहीं सकता, और उसे एक तो वो क्लेम नहीं कर सकता, दूसरा ये कि कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी दूसरी पार्टी को जो उसके परफॉर्म ना करने की वजह से नुकसान हुआ है उसकी।
अब इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स में कवर करते हैं। अजमल हायर्स बिलाल शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कराची टू मॉरिशस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय अजमल। अब यानी उसने शिप हायर किया और उसमें उसने कार्गो प्रोवाइड करना है, तो वो फिर शिप आगे लेकर जाएगा। बिलाल रिसीविंग अ सर्टन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेंस, उसने उसके फ्रेट चार्ज करना है। अब उसने कोई कार्गो ही प्रोवाइड नहीं किया। अब देखें, जब तक आप कार्गो सामान प्रोवाइड नहीं करेंगे तो शिप उसको कन्वेंस कैसे करेगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा, उसको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर लेकर कैसे जाएगा। तो कार्गो प्रोवाइड होना पहले जरूरी है, उसके बगैर दूसरी परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकती। अब क्योंकि अजमल ने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, उसको पहले प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहिए था और उसने नहीं किया, तो अब अजमल ना ही एक तो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस क्लेम कर सकता है और बल्कि उसे बिलाल को कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसको नुकसान हुआ है फ्रेट चार्जेस का। एक और एग्जांपल लेते हैं। आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू एग्जीक्यूट सर्टन बिल्डर्स वर्क, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क है फिक्स प्राइस के लिए। बाबर सप्लाइंग द टिम्बर नेसेसरी फॉर द वर्क, उसने उसके लिए टिम्बर मटेरियल प्रोवाइड करना है और वो कोई भी टिम्बर प्रोवाइड नहीं करता, मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं करता। जब तक मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा तो वो बिल्डिंग का वर्क जो है वो कैसे कंप्लीट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ऐसे डिफॉल्ट की सूरत में अब आजम जो है, जो प्रॉमिसरी है, वो दूसरी पार्टी से ना ही वर्क के लिए डिमांड कर सकता है और बल्कि कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी जो दूसरी पार्टी का अपने टाइम और नॉन परफॉर्मेंस की वजह से नुकसान किया उसकी। सेम सिचुएशन पे ही फर्दर भी कुछ एग्जांपल्स हैं। आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू डिलीवर टू हिम एट अ स्पेसिफाइड प्राइस सर्टन मर्चेंडाइज ऑन बोर्ड ऑफ अ शिप विच कैन नॉट अराइव फॉर अ मंथ, यानी चीजें आएंगी एक महीने बाद। एंड बाबर इंगेजेस टू पे फॉर द मर्चेंडाइज विद इन अ वीक, पेमेंट होगी एक हफ्ते बाद। अब पेमेंट पहले होनी है एक हफ्ते में और गुड्स जो हैं वो आएंगी शिप से एक महीने बाद। बाबर डज नॉट पे विद इन द वीक, अब पहली पार्टी ने एक हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं की तो दूसरी पार्टी से आप कैसे डिमांड कर सकते हैं कि वो एक महीने बाद आपको गुड्स दे दे, जब पहली पार्टी ने का तो काम वीक में होना था, पहले होना था। तो ये काम जब नहीं हुआ तो दूसरा काम की भी डिमांड नहीं की जा सकती और उसको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल देखेंगे। आजम promises बाबर टू सेल हिम 1000 bales of merchandise to be delivered next day and बाबर promises आजम टू पे विद इन अ मंथ। अब क्लियर है कि डिलीवरी पहले होनी है और पेमेंट बाद में होनी है। आजम डज नॉट डिलीवर अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, अब पहला प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर पेमेंट भी नहीं होगी। तो बाबर को ना ही पेमेंट करने की ज़रूरत है और जो उसकी डिलीवरी ना होने की वजह से, गुड्स की डिलीवरी ना होने की वजह से उसको नुकसान हुआ है, वो उसकी कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं जी रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले लॉ का रूल पढ़ लेते हैं, फिर इसको जो अगला सेक्शन है उसके साथ डिस्टिंग्विश करना भी इंपॉर्टेंट है। Where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do things other things which are illegal. The first set of promise is a contract, यानी इन्फोर्स किया जा सकता है, बट द सेकेंड इज वाइड एग्रीमेंट। जिस हद तक इलीगल होगा वो वाइड एग्रीमेंट होगा और जिस हद तक लीगल काम होगा उसमें वो इन्फोर्स करवाया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सिनेरियो देखते हैं। आजम एंड बाबर एग्री दैट आजम शैल सेल बाबर अ हाउस फॉर ₹10 million, बट दैट इफ बाबर यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही शैल पे 50 million फॉर इट। तो एक्स्ट्रा 40 million जो है उसको गैम्बलिंग हाउस के तौर पर यूज करने के होंगे। अब घर बेचना लीगल काम है, गैम्बलिंग हाउस के लिए यूज करना इलीगल काम है। तो फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है इन पार्टीज के दरमियान वो हाउस वाला है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सेकंड चीज क्या है उनके दरमियान कि उसे गैम्बलिंग हाउस के तौर पर यूज करें, तो ये इनवैलिड है। तो हाउस वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स हो सकता है बिकॉज दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। गैम्बलिंग हाउस के तौर पर यूज करना और उसके 40 मिलियन एक्स्ट्रा लेना वो इलीगल है, इट वुड बी वाइड एग्रीमेंट। अच्छा, अब इस सेक्शन में आपने नोटिस करना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिसेस थे और दोनों थे, यानी कुछ लीगल भी था और कुछ इलीगल भी था और दोनों चीजें एग्री की थी कि होनी है। उसमें से लीगल इन्फोर्स हो सकती है और इलीगल इन्फोर्स नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो कि या एक परफॉर्म होगा या दूसरा परफॉर्म होगा। तो इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल, तो वंस अगेन लीगल ब्रांच को इन्फोर्स कर सकते हैं और इलीगल को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जाहिद एंड यासिर एग्री दैट जाहिद शैल पे यासिर ₹1 million फॉर विच यासिर शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू जाहिद ईदर राइस और स्मगल्ड ओपियम।
तो हमारा जो लास्ट सेक्शन था उसमें प्लस था, यानी दोनों काम होने थे कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट था। यहाँ पर दो में से एक काम होना है, तो दो में से जो राइस वाला काम है वो तो लीगल है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ओपीएम जो है उसकी क्योंकि सेल परचेज ये ड्रग्स में आती है, तो ये वाइड एग्रीमेंट होगा। तो सिर्फ आप लीगल ब्रांच यानी राइस की डिलीवरी लेने के लिए तो इन्फोर्स कर सकते हैं, ओपीएम की डिलीवरी के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के ऊपर जो हमारे सारे रूल्स थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।